बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहली मरतबा नून लीग को अदालतों से बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। यानी बुरे तरीन वक्त में भी नून लीग को बाहर अदालतों के अंदर से कुछ ना कुछ सपोर्ट रही है। उमर अता बंदयाल साहब के ज़माने में भी जब उनको लगता था कि ये 4-5 जजेस बहुत तंग कर रहे हैं, तो भी काजी फाइज ईसा की शक्ल में उनके पास एक ऐसी सपोर्ट थी कि जो बहरहाल जिन्होंने एक ऐसा फस क्रिएट किया अदालत के अंदर कि अदालत को कंट्रोवर्शियल कर दिया। ख़ुद अदालत के अंदर से काजी फाइजा साहब ने उमर अता बंदयाल और उनके साथियों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, और उसके नतीजे में हमने देखा कि ऐसे खतूत लिखे, ऐसे जुमले कहे, ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी कि अदालत को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। तो बहरहाल नून लीग को सपोर्ट मिलती रही। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अमीर भट्टी बैठे हुए थे तो सपोर्ट मिलती रही। जहाँ जहाँ पर भी अदालतों में मामला जाते थे वहाँ पर कभी जस्टिस अली बाकर नचवी से सपोर्ट मिल जाती थी, कभी आलिया नीलम से सपोर्ट मिल जाती थी। बहरहाल नून लीग पीटीआई के ज़माने में भी, तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की यहाँ पर वफाक में हुकूमत थी, तो भी लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग को सपोर्ट मिल रही थी। ज़मानतें हो रही थी, जो बेलें मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। और हम देख रहे थे कि मर्ज़ी की डीबियाँ भी बन रही थी, मर्ज़ी के फैसले भी आ रहे थे, सब कुछ चीज़ें वहाँ से एक रिलीफ मिलता था। अपने जजेस वहाँ पर बैठे हुए थे और अपने केसेस भी मैनिपुलेट करके लगा लेते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नून लीग फंस गई है, हुकूमत फंस गई है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस यानी जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। काजी फाइज ईसा पर बड़ा भरोसा था, मगर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने भी एक मुबहम सा फैसला दे दिया। नून लीग को उस पर भी हैरत हुई। और उसके बाद फिर जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आने लगे, आमिर फारूक साहब से मायूसी हुई जब साइफर केस में ज़मानत हुई, बरियत हुई इमरान खान की। उसके बाद लोअर जुडिशरी से जिस तरह से फैसले आने लगे, और तो और अब हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अब हुकूमत जिस तरह से बनी थी, यानी आपको याद होगा जब नून लीग की हुकूमत बनी थी और हम कहते थे कि जी ये धांधली हुई है, तो नून लीग के लोग कहते थे कि अगर धांधली हुई है तो जाएं ट्राइब्यूनल्स के पास, जाएं शिकायत लेकर ट्राइब्यूनल्स के पास। और फिर मिसालें दिया करते थे कि आपको याद है कि पिछले ट्राइब्यूनल जो हैं उन्होंने तो 4-4 साल तक फैसला नहीं सुनाया, 3-3 साल तक फैसला नहीं सुनाया। यानी तवक्को किए बैठे थे कि जैसे हमें जिताया गया है ऐसे ही हमें प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। जैसे हमें फॉर्म 47 की बुनियाद पर 20,000 वोट लेने वाले को 80-80 हज़ार वोट दिलवाए गए, 40,000 वोट लेने वाले को 1,40,000 वोट किए गए, चौधरी सालेक हुसैन जो हैं उनको 25,000 वोटों को 1.5 लाख में 1.25 लाख में कन्वर्ट किया गया। तो जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, अब इनकी उम्मीद ये थी कि इसी तरह से अदालतों को भी यही मैनेज करके देंगे। भाई जब हमें हुकूमत दी है तो फिर इनका सरदर्द है कि ये हुकूमत चलाएंगे कैसे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और ट्राइब्यूनल्स के मामले में भी अब एक जो है वो तमाम होप्स, ऐसा लगता था इनको, नून लीग को लगता था कि हुकूमत बन गई, अब ट्राइब्यूनल्स में चलेंगे तो क्या तक ट्राइब्यूनल्स में चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल्स में काम करना शुरू किया, लाहौर हाई कोर्ट में शहजाद मलिक साहब जो ट्राइब्यूनल्स बनाकर गए, अब हुआ ये है, खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, मैं सिर्फ हल्का सा उस पर कमेंट करना चाहता हूं। खबर आपको पास दोपहर में कल पहुंच गई थी इवनिंग में, और मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने इतना शानदार बयान दिया था कि फिर मुझे पूरी वीडियो उसके ऊपर करनी पड़ गई थी। लेकिन आप अशफाक साहब जो बड़े शानदार रिपोर्टर हैं लाहौर में दुनिया टीवी के, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी और उसके बाद फिर तहलका मच गया। उन्होंने कहा कि जी जस्टिस आलिया नीलम तो डट गई है। वो कहती हैं कि भाई मैं तो अपनी जजेस के साथ खड़ी होंगी, और बल्कि इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है, जो खबर के मुताबिक जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि भाई ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, मैं उनको कैसे रोक सकती हूँ। लेकिन असल बात यह है कि जस्टिस आलिया नीलम खड़ी हो गई हैं अपनी जुडिशरी के साथ। अब वो मजबूरी से खड़ी हुई हैं, वो खुशी से खड़ी हुई हैं, वो जो है इंटेंशनली खड़ी हो गई हैं, कन्विंस होकर खड़ी हो गई हैं, कुछ भी है। लेकिन बहरहाल वो अपनी जुडिशरी के साथ खड़ी हो गई हैं। जैसे एक वक्त यहाँ के आपको पता चला कि यहाँ आमिर फारूक साहब को भी किसी हद तक अपनी जुडिशरी को सपोर्ट करना पड़ा, तौहीन अदालत के केसेस भी चलाने पड़े, जो है वो एक ऑर्डिनेंस आया था उसको भी मुअत्तल करना पड़ा। तो ये सारा कुछ उनको करना पड़ा। नून लीग की जो है वो नून लीग को यहाँ पर इससे एक बहुत बड़ा झटका मिला है लाहौर हाई कोर्ट से। बड़े शौक से लगाया गया था, ऊपर के दोनों जजेस को हटा के बड़े शौक से जस्टिस आलिया नीलम को तीसरे नंबर की जज को लगाया गया था, और बड़ी मज़े से, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मुबारकबादें उनको दी गई थी। और मरियम नवाज़ ने उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया था उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में। और जिस तरह से
एहसान जताया गया उनके ऊपर कि हमने तुम्हें जज बनाया, देखो आउट ऑफ टर्न तुम्हें जज लेकर आए हैं, यानी अब हमारी तुमने खिदमत भी करनी है। लेकिन ऐसा लगता है कि आलिया नीलम भी आउट ऑफ सिलेबस आ गई हैं और आलिया नीलम अपनी जुडिशरी के साथ खड़ी हो गई हैं। और अशफाक साहब की ख़बर जो है वो दुरुस्त होती है, मतलब जितनी मैंने ख़बरें देखी हैं वो तो उनकी दुरुस्त होती है, बाउंस नहीं होती, बल्कि बहुत ऐसे वक्त में भी उन्होंने ख़बरें दी थी जब शहबाज शरीफ साहब का मामला था तो जजेस के दरमियान टाई हो गई थी और फ़ैसला नहीं जारी हो रहा था डीबी के, और उसमें जो है वो अशफाक साहब जो है उनकी ख़बर उन्होंने दी थी कि ये मामला है और वो 2 दिन बाद दुरुस्त साबित हुई थी। तो इसलिए उनकी ख़बर को मैं तो बड़ा वैल्यू करता हूँ। तो वो जब ये बता रहे हैं कि आलिया नीलम डट गई हैं तो इसका मतलब यही है कि फिर वो डट गई हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल नून लीग के लिए। तो नून लीग जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किल में है, कहीं से उनको जुडिशरी से अच्छी खबरें नहीं आ रही, और अब जब उनको लगता है कि उनके ख्वाबों का महल गिरने वाला है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 करके सीटें उनके हाथों से जाने वाली हैं और अपनी ये जो मॉरल अथॉरिटी है वो खो रहे हैं, और मॉरल जो उनका एक हुकूमत के चलाने के लिए एक आपके पास सपोर्ट होती है, मॉरल सपोर्ट होती है, मॉरल एक स्ट्रेंथ होती है, मॉरल स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है इस हुकूमत के पास डे बाय डे, और बुखला गई है ये हुकूमत। अब आप देखें ना कि जिस तरह से जजेस पर तनकीद की गई, मैंने पिछली वीडियो में इस पर तफसील से बात कर दी थी, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जिस तरह से जुडिशरी पर तनकीद की गई है ये कोई पागलपन के आलम में ही कर सकता है। जब ये देखे कि उसके पास तमाम रास्ते मसदूद हो गए हैं तभी वो इस तरह का हमला कर सकता है। यानी बिल्ली आखिरी वक्त तक इंतज़ार करती है कि उसको रास्ता मिल जाए, जब रास्ता उसको दिखाई नहीं देता फिर वो झपटती है और हमला करती है। ऐसे ही लगता है कि नून लीग भी कर रही है कि जब उसको लगा कि चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला फंस गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया है, अगरचे मैं फिर डाउट कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, पहले भी किया था फिर कर रहा हूँ, इसकी प्रेस रिलीज़ का मतलब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने हतमी तौर पर कह दिया कि हम फैसला इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश अभी भी करेंगे मुझे लगता है। और अगर कहीं से जब सपोर्ट नहीं मिली लाहौर हाई कोर्ट से इधर उधर से, तो फिर इस तरह के बयान दिए हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने और बाकी लोग जो दे रहे हैं। अब देखिए कि सनम जावेद पर जो मरीम नवाज़ को ने बड़ी सख्त अपने तरफ से रद्दमल का इजहार किया कि कैसे सनम जावेद को बेलें मिल रही हैं, और भाई सनम जावेद को 14 महीने उसने कैद काटी है। अच्छा पहले तो सुन लेना ज़रा सनम जावेद के बारे में नाम लिए बगैर मरीम नवाज़ ने कहा क्या है, सुने। और आज उन लोगों को ये कोर्ट्स बेल्स दे रही हैं जिनको, और उनको मासूम बना के पेश किया जा रहा है, बेगुनाह बना के पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूँ, अगर कोई खातून बेगुनाह जेल में जाती है तो मुझे भी तकलीफ होती है क्योंकि मैं बेगुनाह जेल भुगत के आई हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क और कौम पे हमला किया है, इस मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है, आग लगाई है, इंतशार फैलाया है, और आप उसको कहें वो मासूम है। उस बेचारी को 2 साल हो गए जेल में बंद हुए हुए। भाई क्यों जेल में बंद हुए हुए साल हुआ? अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आपने जो जुर्म किए हुए हैं वो पूरी कौम ने टीवी पे देखा है। अच्छा इन्होंने कहा, मरीम नवाज़ ने कहा कि आप ये दहशतगर्द हैं और इन्होंने इस मुल्क का पर हमला किया है, इसकी सालमियत पर हमला किया है। ये वही मरीम नवाज़ है जो अपने जलसों में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दिया के नारा लगवाती थी और मुस्कुरा कर फिर सुनती रहती थी और ये जुमले कहा करती थी। ये कह रही हैं कि सनम जावेद ने आग लगाई, रियासत पर हमला किया, रियासती इदारों पर हमला किया। मेरे इल्म में ये है कि जब सनम जावेद को पकड़ा गया 2-4 दिन गुजरे, 5-7 दिन गुजरे, तो सनम जावेद के वालिद आए और ज़ाहिर है उनके ऊपर प्रेशर था, जैसा कि उन दिनों में चल रहा था कि माफ़ी मांगो और छूट जाओ। तो उसकी सनम जावेद के वालिद साहब ने आकर कहा कि सनम बात यह है कि छूटना है तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगते हैं तो फिर रिहाई अमल में आ जाएगी। यानी सनम के पास ये ऑफ़र मौजूद थी कि माफ़ी मांगो, ला ताल्लुकी का ऐलान करो और छूट जाओ। सनम जावेद ने कहा कि बाबा, मैंने अपने वालिद से कहा कि अब्बू या बाबा जो भी वो कहती हैं, उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी चीज़ को आग नहीं लगाई, मैं किसी भी तनसीबात के अंदर नहीं गई, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। तो उस पर सनम के वालिद ने कहा कि क्या चाहती हो, कि माफ़ी नहीं मांगना चाहती? उन्होंने कहा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगना चाहती। तो फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे उनके वालिद ने, उन्होंने कहा कि मेरी शहज़ादी माफ़ी नहीं मांगना चाहती। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी नहीं मांगना चाहती। तो फिर उनके वालिद ने कहा था कि ठीक है फिर हम लड़ेंगे, और फिर उन्होंने अदालती जंग लड़ी, फिर उन्होंने फ़ाइट किया और अदालतों से उनको सुरखरुई हुई।
अब ऐसे में जब वो तन्हाई में अपने वालिद को कह रही थी कि अबू मैंने कोई आग नहीं लगाई, मैंने किसी के अंदर किसी तंजीबात में नहीं घुसी, एहतजाज में वो शामिल होंगी, लेकिन उस तरह से उनका शायद वो जुर्म नहीं था, ये उनके बकौल ये उन्होंने अपने वालिद को इस तरह बताया। और उस पर अब मरीम नवाज़ कह रही हैं कि ये दहशतगर्द हैं और इन्होंने ये तोड़फोड़ की है। अब सनम जावेद जो हैं वो उनका ज़रा रद्दमल सुन लें, फिर मैं आपको एक अडयाला जेल का वाक़या इसका कोट लखपत जेल का वाक़या सुनाता हूँ, जहाँ पर सनम थी और जहाँ पर मरियम गई रमज़ान के दौरान इफ्तार करने के लिए, उसका वाक़या भी सुनाता हूँ। लेकिन पहले इस पर सनम जावेद का रद्दमल सुन लें आप। सनम, आप अभी तक हवासों में सवार हैं, क्या कहेंगी आप? मुझे बड़ी हैरत हुई है, जो बीबी जर्नैलों और जजों के नाम ले लेके तनकीद करती थी, मेरा नाम नहीं ले सकी। आप हिम्मत करके मेरा नाम लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कितने जुर्म करके जेलों में हैं और आप कितनी बेगुनाह जेलों में थी। जज ने मुझे बोलने से मना नहीं किया हुआ। ऐसे मुनासिब अल्फाज में आपको बताऊंगी कि आप याद रखेंगी। हमें पता है कि हम अदालतों में अपने केस लड़के निकले हैं और आप पता नहीं क्या जोड़ के और क्या खोल के और क्या झुका के और क्या माफिया मांग के निकली हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताऊंगी, आप एक बार मेरा नाम लेने की हिम्मत। तो ये सनम ने, हसनैन हमारे दोस्त हैं, उनको ये उनके साथ गुफ्तगू करते हुए ये रद्दमल दिया है। इस पर अज़मा बुखारी ने कहा है कि बीबी तू इतनी टार्जन रहती नहीं और तेरा क्या नाम लें, और तू जो है वो तो तू तड़ाक करते हुए उन्होंने बात की है कि तू तो हमला आवर है और दहशतगर्दों का नाम लिया जाता वगैरह वगैरह। ये अज़मा बुखारी ने इनको रद्दमल दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी लोग जब जेल में थे, तो अभी मरीम नवाज़ ने कैदियों के साथ इफ्तार करने के लिए जाना था, आपको याद होगा रमज़ान में, और वज़ीर आला वो बन चुकी थी। जब जिस दिन उनकी वहाँ पर इफ्तारी थी कैदियों के साथ, कैदी ख़वातीन के साथ, तो जेल का अमला डॉक्टर यास्मीन राशिद और इनके पास गया, सनम जावेद के पास, और जेल के अमले ने जाके कहा कि मरियम बीबी आ रही हैं, वो बाहर इफ्तारी करेंगी, लेकिन हो सकता है कि वो अंदर भी चक्कर लगाएं। अगर वो अंदर भी चक्कर लगाएं और आप लोगों को बाहर तो इफ्तारी में नहीं ले जाया जा रहा, लेकिन अगर वो आपका आमना सामना हो गया तो आपसे बड़ी गुजारिश है कि आप उनके के लिए कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिएगा और उनके साथ कोई जो है वो ऐसा लहजा ना अपनाइएगा। ये जेल के अमले ने, सुप्रिटेंडेंट जेल ने और उनके अमले ने ये जाकर डॉक्टर यास्मीन राशिद से और सनम जावेद से रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना कीजिएगा। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि देखिए, अगर तो आपको इस तरह की कोई इनसिक्योरिटी है तो आप मेहरबानी करें, आप उनको हमारे सामने लेकर ही ना आएँ। डॉक्टर और सनम जावेद ने कहा कि जी मैं इस किस्म की कोई गारंटी नहीं दे सकती कि मैं अपना मुंह बंद रखूँगी। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि कुछ मखसूस ख़वातीन को चुन चुन के, जो जिनके बारे में जेल में रिपोर्ट थी कि ये बड़ी कम गो हैं, बड़ी सादा हैं, पूरा एतमाद नहीं है, उनको चुन के फिर लाया गया और वहाँ पर सफ़ पे बिठाया गया और मरीम नवाज़ अपने हाथों से उनको समोसे बांटती रहीं। लेकिन उस दौरे में जो मरीम नवाज़ का हुआ था, उसमें उनकी सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद से एहतमामन मुलाकात नहीं होने दी गई। कोशिश की गई कि मरीम नवाज़ उधर ना जाएँ या वो बाहर ना आएँ, और ये हुआ। तो ये जो सनम कह रही है ना कि जो हसनैन ने पूछा कि आप उनके हवासों पे सवार हैं, तो ये बात तो ठीक है कि तब से वो हवासों पे सवार हैं। अभी तो शुक्र करें मरीम नवाज़ के सनम जावेद जो हैं वो कौमी असम्बली में जा रही हैं, सूबाई असम्बली में नहीं आ रही। तो अगर सूबाई असम्बली में चली गई और जाती और एक ही असम्बली में मरीम नवाज़ भी होती और सनम जावेद भी होती, तो मेरा ख़्याल है कि फिर मरीम नवाज़ के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता अगर ये असम्बली चलनी है। वैसे तो इस असम्बली का पता नहीं है कि ये कब तक चलनी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देखिए, इस पर शोर मचा हुआ है। ये तो बहरहाल इम्प्लीमेंट होना ही है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो इम्प्लीमेंट होना है। ये जब भुट्टो साहब के बारे में दिया था तो भी इम्प्लीमेंट हुआ था। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था तो बहरहाल इम्प्लीमेंट हुआ था। उस रात इमरान खान कह देते हैं कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानता और मैं रिव्यू करूँगा, और मैं चूँकि रिव्यू में जाऊँगा, डिटेल्ड जजमेंट आएगी तो मैं रिव्यू में जाऊँगा, और तब तक मैं फ़ैसला नहीं मानता, तो फिर शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए इमरान खान ने उस फैसले को माना, डायरी उठाई और घर चले गए। आज भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो मानना पड़ेगा। डिटेल जजमेंट जब भी आए, आमतौर पर डिटेल जजमेंट इतनी जल्दी नहीं आती। ये आज़म तारड़ को भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है, इतनी जल्दी डिटेल जजमेंट नहीं आती, उसमें टाइम लग जाता है। और वैसे भी जजेस छुट्टियों पर हैं। जजेस छुट्टियों से आएंगे और छुट्टियों से वापस आकर
ज़ाहिर है वो जजमेंट लिखेंगे, डिटेल्ड रीजनिंग देंगे और फिर डिटेल्ड जजमेंट आएगी। तब तक ये जजमेंट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट होना है, यही सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार है। तो जजमेंट तो बहरहाल इम्प्लीमेंट होनी है, अगर जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई है। पीपल्स पार्टी को आज ऑन बोर्ड लिया गया है, लेने की कोशिश की गई है एड हॉक जजेस के मामले पर, पीपीटीए की पाबंदी के मामले पर। अब पीपल्स पार्टी वो जो दरमियानी रास्ता इख्तियार किया हुआ था ना पीपल्स पार्टी ने कि नहीं जी हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो मुशावरत ही नहीं की गई, हम तो मुखालिफ हैं, कोई कहता था, कोई खामोश हो जाता था। बिलावल साहब का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ आ नहीं रहा था, अभी भी नहीं आया वैसे, लेकिन यह है कि इस मीटिंग की खबर ये निकली है कि जी पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को गैर जमहूरी मिजाज और गैर जमहूरी सोच का हामी करार दिया है और हामिल करार दिया है और ये सब चीज़ें की हैं। तो पीपल्स पार्टी के बेनकाब होने का वक्त आ गया है। देखिए कि कितनी जल्दी बेनकाब होते हैं, क्योंकि उन्हें बहरहाल बताना पड़ेगा कि वो इमरान खान की जमात पीटीआई पर पाबंदी के हक़ में हैं या नहीं हैं, और अगर हक़ में हैं तो फिर ज़ाहिर है उनकी जमहूरी सोच की मौत वाक़ई हो जाएगी, और अगर वो मुखालिफ हैं तो फिर उनको की ये मतलब ये वो इनकार तो करने की पोजीशन में है नहीं जहाँ से ये इनिशिएट किया गया। सोहेल वड़ाई साहब ने आज शाहजेब के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा कि मुझे तो कुछ सानेहा होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे हालात बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब यह है कि कम से कम उनको ये हुकूमत तो आगे नज़र नहीं आ रही, उसके बाद क्या होता है कोई पता नहीं है। कल फिच की रिपोर्ट आई थी, फिच की रिपोर्ट ने कहा था 18 महीने ये हुकूमत चलेगी। फिच ने कहा था कि इमरान खान सबसे पॉपुलर है और इमरान खान के ऊपर तमाम मुकदमा ख़त्म होने के बावजूद उनको जेल में रखा गया है। फिच ने यह भी कहा था कि इमरान खान को अगर तमाम 100 से ज़्यादा मुकदमात में उनकी ज़मानत हो जाती है फिर भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी फिच ने कहा था कि अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो फिर नए इलेक्शन नहीं होंगे, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। कुछ लोग इमरजेंसी की बातें भी कर रहे हैं। कुछ भी हो, बहरहाल सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि जो उनको कुछ सानहा नज़र आ रहा है, और शहर इक़्तिदार के भी हालात यही हैं, शहर इक़्तिदार में भी फ़ील यही है कि सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।